और या तो मुझे इसरो के क्षेत्र में जाना है। तो इन्होंने बोला कि उसकी पढ़ाई कहाँ से होगी? मैंने बोला कि जयपुर में हमारे एक फिजिक्स भाई। सर बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं अपने जीवन में जो हासिल करना चाहता था वो मैं नहीं हासिल कर पाया, लेकिन अपनी बेटी के द्वारा उसको हासिल कर लिया। पढ़ाई के दौरान कभी मन में आया कि बहुत ये हार्ड टास्क है, मैं गांव से आई, मैं सर्वाइवल नहीं कर पाऊंगी, कोई ऐसा लम्हा रहा? तो पापा सुने तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुमने इंटरव्यू तो दिया, वहाँ तक तो पहुँची। तो उस टाइम मुझे मतलब प्रेरणा मिली कि नहीं, जब पापा खुद गांव से निकलकर शहरों में जाना मतलब गांव की लड़कियों के लिए आसान नहीं है। चलिए साथियों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी गोसाईगंज के श्रीकांतपुर कस्बे में है। आजमगढ़ का श्रीकांतपुर आजकल बहुत चर्चा में है क्योंकि यहीं की श्रीकांतपुर की रहने वाली एक बिटिया पूनम यादव का सिलेक्शन NRM में इसरो की एक संस्था के पद पर हुआ है और कहीं ना कहीं ये इनके परिवार के लिए, ये गांव के लिए बहुत खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन पूनम का सफर कितना संघर्षों से भरा रहा है, कितना सहज रहा है और ये जो बड़ी सफलता मिली है इसका पूरा का पूरा श्रेय किसे जाता है, कैसी पंक्चुअलिटी रही है, पूनम से बातचीत करते हैं। पूनम, सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। अब मैं ये समझना चाहूंगा कि आपकी अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, जरा उसके बारे में बताएं। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम पूनम यादव है और मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही स्कूल से, मतलब मेरे पिता द्वारा चलाया गया स्कूल है, मेरे ही गांव में है, यहाँ पे गोसाईगंज में। तो मैंने यहाँ से मतलब क्लास 1 से लेकर के 12th तक मैंने यहीं पे पढ़ाई करी है। उसके बाद फिर मैं BSc करने के लिए इलाहाबाद चली गई। मैंने वहाँ से BSc और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रयागराज में मैंने वहाँ से MSc किया। MSc करने के दौरान ही मेरे माइंड में आया, मतलब MSc क्या, मैं मुझे तो 12th से ही मतलब था कि मुझे साइंस में, मतलब साइंस के बैकग्राउंड में जाना है। तो फिर उसी के दौरान मैंने मतलब सब्जेक्ट चॉइस मतलब किया था। तो फिर मैं जब BSc कर रही थी तो उस दौरान भी मुझे था कि नहीं, मुझे साइंस ही पढ़ना है। तो मैंने केमिस्ट्री वगैरह छोड़ दिया, तो मैं साइंस और मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ने लग गई। फिर मैं फिजिक्स में गई, MSc में गई, तो वहाँ पे भी मैंने फिजिक्स को ही चॉइस किया। तो मैं फिजिक्स पढ़ते पढ़ते फिर मेरे दिमाग में आया था कि मैं जब फिजिक्स पढ़ ही रही हूँ तो फिर मुझे आगे कुछ और भी करना है ताकि मैं फिजिक्स के ही क्षेत्र में कुछ कर पाऊँ आगे। अच्छा, इसके बाद जब आप ये तो आपके UG और PG की बात हो गई। हाँ। आपका सिलेक्शन जो हुआ है उसकी तैयारी भी बहुत कड़ी रही होगी। हाँ। तो वो परीक्षा कौन सी थी और कैसा रूटीन रहा उस तैयारी के दौरान, आपने कहाँ तैयारी की? मैं जब MSc पास आउट कर गई तो फिर मेरे भैया मेरे से पूछे कि तुम क्या करना चाहोगी? तो मैंने उनसे बताया कि मैं मतलब कि मेरे को गेट में मतलब BRC का एग्ज़ाम होता है, बार्क का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, तो मुझे उस क्षेत्र में जाना है और या तो मुझे इसरो के क्षेत्र में जाना है। तो इन्होंने बोला कि उसकी पढ़ाई कहाँ से होगी? मैंने बोला कि जयपुर में हमारे एक फिजिक्स भाई एसिंग सर हैं, वो बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो हम उनके पास जाएँगे, उनके यहाँ कोचिंग करेंगे, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूट से जो बार्क वाले बच्चे हैं बहुत जाते हैं। तो भैया ने पापा से पूछा, पहले पापा को तो लग रहा था कि बच्ची है कैसे जाएगी वहाँ पे, तो थोड़ा होता है ना पेरेंट्स को कि अकेले कहाँ जाएगी इतना दूर। तो भैया ने उनको मतलब ऐसे कन्विंस किया कि पापा मान गए। तो पापा ने जो है कि हम लोगों को जयपुर भेज दिया। मैं मतलब जयपुर चली गई, फिर मैं वहाँ रह के अपना तैयारी करी, सर के पास कोचिंग करी। तो मैं तैयारी करने के दौरान ही जो है मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कोचिंग में देखती थी तो पहले तो मेरे को लगता था कि मैं यहाँ से जाऊँगी तो फिर मैं क्या कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे दूर-दूर से बच्चे आएँगे। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे IIT से भी बच्चे आ रखे थे और अदर इंस्टीट्यूट से भी बच्चे आ रखे थे। फिर मुझे लगा कि ये सारे बच्चे मेरे जैसे ही हैं, तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसे ही मैं पढ़ाई करी, तो अच्छा, मेरा 2025 में गेट क्वालीफाई हो गया। अच्छा, 2025 में आपने गेट की परीक्षा पास कर ली है। आपका चयन जिस पद के लिए हुआ है, जरा उसके बारे में बताएं। चयन हमारा इसरो में हुआ है, मतलब कि ये एक डिपार्टमेंट है, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, जिसमें मैं शोध करूँगी और एक 1 ईयर का मैं शोध करूँगी और 1 ईयर का शोध करने के बाद में ही मुझे वहाँ पे जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसके थ्रू इसरो में, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है वहाँ पे मुझे मतलब मेरा इंटरव्यू जैसा रहेगा, अब उस दौरान का तो उसी टाइम मुझे पता चलेगा। अच्छा, एक मैं अब आपको यहाँ तो इंटरप्ट मेरा कर रहा हूँ। समझ आया। हाँ, पढ़ाई के दौरान मन में कभी आया, चूंकि आप लंबे समय तक जयपुर जाकर के आप रही, पढ़ाई के दौरान कभी मन में आया कि बहुत ये हार्ड टास्क है, मैं गांव से आई, मैं सर्वाइवल नहीं कर पाऊंगी, कोई ऐसा लम्हा रहा हो, कैसा सहयोग मिलता था टीचर्स का, जरा उसके बारे में बताएं।
इस दौरान तो मुझे बहुत टाइम ऐसा लगा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है और बहुत टाइम ऐसा भी लगा कि नहीं, नहीं मैं कर सकती हूँ। और डिफ़िकल्ट जब मुझे लगता था तो फिर इसका श्रेय मैं अपने भाई को देना चाहूँगी, बड़े भाई को। वो हमेशा मुझे समझाते थे कि अरे तुम कर लोगी, ऐसा थोड़ा ही होता है कि नहीं कर पाओगी। हाँ, वो बोलते थे कि तुम जाओ, तुम कर लोगी, तुम पढ़ो, तुम ऐसे करो, इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरे में हो जाएगा। अब जैसे इसी में जो है 2025 में ही मैंने जितने भी इंटरव्यू दे रखे थे, तो मुझे लगता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी जो ये भाभा का बता रही थी ना मैं, इसमें रेडियोलॉजी का पोस्ट आता है, वो बहुत अच्छी जॉब होती है। तो उसमें मैं गई थी दिन देने के लिए एग्ज़ाम, तो मेरा उसमें रेडियोलॉजी में रिटन हो गया था, क्योंकि वो गेट के थ्रू नहीं होता है, वो अपना खुद का रिटन लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं। तो उसमें मेरा रिटन में हो गया, तो सब बहुत खुश हुए कि रिटन में हो गया तो इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो मैं इंटरव्यू देने गई, तो मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ, फिर भी ठीक-ठाक था। तो पापा सुने तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुमने इंटरव्यू तो दिया, वहाँ तक तो पहुँची। तो उस टाइम मुझे मतलब प्रेरणा मिली कि नहीं, जब पापा खुश हैं तो हो सकता है कि मैं आगे भी दूसरी बार दूँगी तो हो जाएगा मेरा। तो उस टाइम मैं मतलब होपलेस नहीं हुई, मैं तो फिर चली आई। फिर जब मैं आ गई तो दूसरी टाइम मेरे को पीएचडी के लिए जाना था, वहीं पे मैंने पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया था। उसमें जब मैं शॉर्टलिस्ट हो गई, तो वहाँ पे भी मैं गई, तो वहाँ पे इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। बस एक मतलब दिक्कत हो गई थी कि जो उसमें रेडियोलॉजी में जो मैम थी, वो इसमें भी आ गई थी। उनकी वजह से थोड़ा-सा मतलब प्रॉब्लम हो गई अच्छा, थी। मैं अब दूसरे तरफ मोल्ड करने की कोशिश करता हूँ, सफलता मिली है। गाँव से निकल कर के शहरों में जाना, फिर वहाँ शिफ्ट होकर के पढ़ाई-लिखाई करना, अब कैसा सहयोग मिला था पेरेंट्स का आपके, और इस सफलता के पीछे की जो पूरी क्रेडिट है वो किसे जाती है? गाँव से निकलकर शहरों में जाना मतलब गाँव की लड़कियों के लिए आसान नहीं है। गाँव की लड़कियों को क्या है कि वो 12th कराने के बाद में या तो बीए करा देंगे या तो बीएड करा देंगे, उसके बाद शादी करवा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। मतलब हमारे जो पिताजी हैं और मेरे भाई हैं, ये लोग मतलब इतनी बड़ी सोच रखते हैं कि ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को कितना भी पढ़ा दो, मतलब उन्हें मतलब सहयोग करके उन्हें मतलब जो चाहते हैं, वो उनको पढ़ाना चाहिए। तो अच्छा, मैं बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं, लड़कियाँ ऐसी भी हैं जिनको सफलता नहीं मिली है, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? कैसा रूटीन बना के प्रिपरेशन करें और क्या कुछ करें? उन्हें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लोग जो हैं मतलब कि कंटिन्यूटी बनाए रखें, वो स्किप ना करें। जैसे 1-2 एग्ज़ाम में फेलियर हो जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम मेरे से नहीं होगा। मैं ही सोच रही थी कि 1-2 जब मेरे से नहीं हुआ, तो मैं सोच रही थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उसका श्रेय तो मैं अपने बड़े भाई को दूँगी, क्योंकि वही मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे। और मेरे पिताजी, वो हमेशा बोलते थे, कहते थे कि कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, बस कंटिन्यूटी बनाए रखो। तो वही मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि वो लोग भी जो है अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, कभी भी स्किप ना करें। अच्छा, अब किसी ने कहा है कि होनहार बिरबान के होते हैं चिकने पात। यहीं गाँवों से निकल कर के प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लेने वाली पूनम ने कहीं न कहीं लालगंज में, आज़मगढ़ में अपने पिता गौरीशंकर यादव का नाम ऊँचा किया है। कैसा मोटिवेशन पिता से मिला था, ये उन्हीं से खास बातचीत करते हैं। नमस्कार। सुंदरलाल स्मारक गौरी इंटर कॉलेज के जो श्रीकांतपुर के प्रबंधक हैं, सर्वे सर्वा हैं, जिनका ये विद्यालय है, ऐसे उसी विद्यालय के प्रबंधक महोदय पूनम जो बिटिया है, उनके जो पिताजी हैं, वो मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि बच्ची को मिली है। किसी ने कहा भी है कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन और सृष्टि पिता की बेटियां, चंचल, शौक, हसीन। तो लगता था जब यहाँ से बाहर जयपुर के लिए भेजना था, प्रयागराज भेजना था, तो उसमें आपके मन में कैसा ख्याल आ रहा था? सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो आप हमारे यहाँ आए और बिटिया से इंटरव्यू लिए। और जो सुनने वाले लोग हैं मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं चूँकि विद्यालय चलाता हूँ और विद्यालय में हमारे यहाँ बेटी और बेटियाँ दोनों पढ़ते हैं। मैं सारे बेटियों को और बेटों को एक समान मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ और गार्जियंस को मैं प्रेरित करता हूँ कि कभी आप भेदभाव मत करिए, बेटे बेटियों में कोई अंतर नहीं होता है। जब मैं दूसरे लोगों को ये चीज़ें बताता हूँ तो मैं स्वयं क्यों नहीं करता। और मैं अपनी बेटी को इंटर पढ़ने के बाद मैं इलाहाबाद भेजा बीएससी करने के लिए, वहाँ से एमएससी की। एमएससी करने के बाद फिर बिटिया ने कहा कि मैं जयपुर जाना चाहता हूँ, भाई बड़ा उसका साथ रहता है, वो भी इलाहाबाद तैयारी करता है। मैंने कहा बेटी एकदम जाओ, तुम जहाँ तुमको पढ़ना है, जहाँ तुमको। उन्होंने बताया कि सबसे टॉप की कोचिंग हमारे लिए बेंगलुरु में है और एक जयपुर में है। तो हमने कहा बेटा जहाँ तुम जाना चाहती हो, अगर तुम जयपुर जाओगी तो बेंगलुरु से थोड़ा नज़दीक रहेगा, हम लोगों के यहाँ तुमको आने जाने में अच्छा पड़ेगा, सुविधाजनक होगा। तो मैंने बिटिया का पूरा सहयोग किया। और जब पिछली बार गेट क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने, बिटिया हमारी कम से कम 10-12 इंटरव्यू दी और कई इंटरव्यू में इसका जब नहीं चयन हुआ तो ये कई बार कही कि पिताजी मेरा इसमें नहीं हुआ। हमने कहा बेटी नहीं हुआ, लेकिन तुम वहाँ तो पहुँच गई, तुमने तो बाहर का इंटरव्यू दिया, तुमने रेडियोलॉजी
का रिटर्न निकाला, फिर इंटरव्यू दी। बाहर में तुम एसओ का टेस्ट निकाली थी, उसमें इंटरव्यू दी। तो बेटा तुम आगे करते रहो, कुछ ना कुछ अच्छा करोगी। लेकिन जैसे ही अंतिम इंटरव्यू था इसका और इसका रिजल्ट आया, हम लोगों को पता लगा कि इसका इसरो की शाखा राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला गडंकी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में इसका चयन हुआ है। हम लोग बहुत प्रफुल्लित हुए। अच्छा, परिवार में मैं देख रहा हूँ कल माननीय विधायक और माननीय सांसद जो लालगंज के हैं वो भी है। तो जब जनप्रतिनिधि आकर के हौसला बढ़ाते हैं, बच्चों का सम्मान बढ़ता है, तो एक पिता होने के नाते आपको कितनी खुशी होती है? सर बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं अपने जीवन में जो हासिल करना चाहता था वो मैं नहीं हासिल कर पाया, लेकिन अपने बेटी के द्वारा उसको हासिल कर लिया। गौरीशंकर यादव जी थे, भावुक हैं बिटिया की सफलता पर। एक पिता बच्चियों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ज़रूरत है सिर्फ हौसला देने की, ज़रूरत है जो सामाजिक बेड़ियां बनी है उससे बाहर निकलने की। आप भी अपनी बच्चियों पर विश्वास करिए, शर्तिया वो भी पूनम यादव जैसा परिणाम लेकर के आएंगी। नमस्कार।